अच्छा जनाब, ए लेवल की फिजिक्स में हम लोग डायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और डायनेमिक्स के चैप्टर में फोर्सेस के काफ़ी सारे क्वेश्चन करने के बाद आज हम मोमेंटम और मोमेंटम में कोलिजन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अच्छा, कोलिजन भी दो तरह का है, एक है कोलिजन इन वन डायमेंशन, एक है कोलिजन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलिजन कर रहे होंगे वो कुछ एंगल बनाते हुए कर रहे होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट एक्स अलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो वाई है ये कुछ एंगल बनाता हुआ आ रहा है। तो जिस क्वेश्चन में एंगल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसको हम लोग कह देते हैं मोमेंटम या मोशन इन टू डायमेंशंस। ठीक। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में वेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, मोमेंटम भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो सारी चीजें मिक्स होकर आ रही होती हैं, तो इसलिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। ठीक। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जनाब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है एक्स, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, और खुद क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ये जो बॉल है जिस ट्रैक पर जा रही है उसे उन्होंने बोल दिया अलोंग लाइन ए बी। तो लाइन ए बी का मतलब एक्स एक्सिस पर है। एक दूसरी बॉल वाई है जिसका मास 2.5 kg है, पर ये कुछ एंगल बनाती हुई आ रही है, वो हमें नजर भी आ रहा है। जब दोनों बॉलें एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने के बाद दे स्टिक टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर हो जाती हैं। तो अगर दोनों स्टिक टुगेदर हो गई तो ऑब्वियसली दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। और स्टिक टुगेदर होने के बाद वाली सिचुएशन इन्होंने खुद दिखाई हुई है। देखिए कि ये जो डायग्राम इन्होंने पहले दी है ये बिफोर कोलिजन की है, और जो डायग्राम इसके बाद दे रहे हैं ये आफ्टर कोलिजन की है। ठीक। क्वेश्चन में डायग्राम आपके सामने आ चुकी हैं। अब इन डायग्राम को लेकर अब हमने करना क्या है? सर करना ये है कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़िए। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम को स्टडी करना है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करोगे, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम की बात करोगे, और शो दैट बॉल एक्स हैज मास 4 kg। बॉल एक्स का मास 4 kg है, बॉल एक्स का मास 4 kg है, ये हमने शो करना है। कैसे शो करें? तो देखिए, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं। जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं और एंगल बनाते हुए कोलिजन कर रहे हैं, तो यार जब कभी एंगल बन रहा हो तो मैंने हमेशा कहा है कि एंगल की फॉर्म में हमेशा आइदर एक्स एक्सिस पे काम करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर काम करते हैं। तो हमारी मर्जी होती है एक्स से शुरू करें या वाई से शुरू करें। तो क्योंकि मैं तो ये सवाल कई दफा करा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को अगर हम वाई एक्सिस पे सॉल्व करें तो वाई एक्सिस पे सॉल्व करना क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान कर देता है। ठीक है जी। तो चले जी, मैं इस क्वेश्चन को पहले वाई एक्सिस पे सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, और ये मैंने इसकी डायग्राम बना ली है, और इस डायग्राम को मैं स्क्रीन पे लेकर आ गया हूँ, और अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक। तो जरा देखिएगा बेटा, ये बताइए बेटा उमर, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वाई एक्सिस पर, सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वाई एक्सिस पर बिफोर कोलिजन, जब दोनों एक दूसरे से टकराए नहीं हैं, बिफोर कोलिजन, ठीक है जनाब, कोई दोनों एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, लेकिन बच्चा बोलेगा सर वाई एक्सिस से शुरू ही क्यों कर रहे हैं? मतलब हमें थोड़ी एग्जाम में याद होगा कि एक्स से शुरू करना है वाई से शुरू करना है। तो मैं मुझे पहले एक्स से शुरू करना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस कहती है पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। ठीक। फिर एक्स एक्सिस पे अगर हम फंस जाएंगे तो फिर बात सेंसिबल बनती है कि सर पहले वाई एक्सिस पे चले जाएं। तो पहले मैं इसको एक्स एक्सिस से शुरू कर रहा हूँ। ठीक। बेटा मुझे ये बताइए, एक्स एक्सिस पर अगर मैं आपसे कहूँ बिफोर कोलिजन, ठीक है जनाब, क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस पर बिफोर कोलिजन जो बॉल एक्स है उसके मास को मैंने लिख दिया एम, जो कि अननोन है, और उसकी वेलोसिटी है 3। ठीक है जनाब, एक्स एक्सिस पर है इसलिए इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। तो ये तो हो गई एक्स, बॉल एक्स की बात हो गई। अच्छा, बॉल वाई की बात करें तो सर ये जो बॉल वाई है, इस बॉल वाई में जो वेलोसिटी है ये एंगल बनाते हुए आ रही है, और जब कभी एंगल बनाते हुए आ रही हो ना, तो याद रखिएगा इसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक इसका एक्स कंपोनेंट होगा और एक इसका वाई कंपोनेंट होगा। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट वाई है, इसका मास 2.5 kg है, इसकी वेलोसिटी 9.6 है, पर क्योंकि ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक इसका एक्स कंपोनेंट होगा जो कि कॉस थीटा के साथ आएगा, एक इसका वाई कंपोनेंट होगा जो साइन थीटा के साथ आएगा। अभी आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये वाला कंपोनेंट है, पर ये वाला कंपोनेंट भी मुझे देख के बताओ उमर, ये राइट हैंड की तरफ है या लेफ्ट हैंड की तरफ है, बताइए।
जी, एक्स कंपोनेंट जो है इस वाले ऑब्जेक्ट वाई का ये ऑब्जेक्ट वाई है, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो आपको बेटा मैंने ये बात पढ़ाई है ना कि जो चीज राइट हैंड पर होती है उसका एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड पर होती है तो एक्स नेगेटिव होता है। तो ये वाला जो 9.6 है ये लेफ्ट साइड के ऊपर है। जब लेफ्ट साइड पर है तो इसका मास है 9.6, इसकी वेलोसिटी है, सॉरी मास 2.5 केजी है, सॉरी सॉरी मास 2.5 केजी, वेलोसिटी 9.6, और इसका एक्स कंपोनेंट है cos 60। ठीक है जनाब, तो ये तो बेटा मैंने बात कर ली बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस पर। ठीक है जनाब, बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस पे। आफ्टर कोलिजन में है तो जरा, हाँ बोले बोले। देखिए ये जो m टाइम 3 है ये है मोमेंटम ऑफ एक्स बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब आप जरा देख के बताइए, जो मैंने ये डायग्राम जिसको हिला रहा हूँ, इसका मास कितना है सर मालूम करना है। इट इज अननोन वेरिएबल, ये मालूम करना है। इसकी वेलोसिटी कितनी है तो जरा देख के बताइएगा, एक्स की वेलोसिटी कितनी है 3। तो ये मास इंटू वेलोसिटी बेटा मोमेंटम है ना इसका। ठीक है ना, तो ये मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, किसका, एक्स का मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन। ठीक है जी। अच्छा फिर मैंने बोला वाई का मोमेंटम, तो वाई के मोमेंटम में बताओ वाई का मास कितना है, आप देख के बताओ वाई का मास कितना है। 2.5, तो ये बेटा मैंने लिखा 2.5 ये इसका मास है। पता ना वाई की वेलोसिटी कितनी है, 9.6। बताइए एंगल बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। अगर एंगल 60 डिग्री बना रहा है तो बताइए इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, cos 60 होगा। बताइए नेगेटिव क्यों है। जी, अब आपको बात समझ में आई। ठीक है बेटा, अब आ जाइए आफ्टर कोलिजन। जब हम आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं तो आफ्टर कोलिजन में बेटा जरा इस क्वेश्चन पे वापस आके देखिए कि आफ्टर कोलिजन में एक्स और वाई दोनों वाई एक्सिस पे जा रहे हैं। ठीक है ना, दोनों वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, इसमें से कोई भी एक्स एक्सिस पे जा ही नहीं रहा, नहीं है ना, देखिए दोनों ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस के ऊपर कोई मूवमेंट ही नहीं है, और अगर एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है तो मोमेंटम हो गया जीरो। ठीक है जी, मोमेंटम हो गया जीरो। अच्छा ये बेटा मैंने 3m को ऐसे ही रखा, ये माइनस वाला फैक्टर बेटा माना कि प्लस हो रहा है, 2.5, 9.6, cos 60 माइनस था बेटा, ये माना कि प्लस हो गया। और ये वाला 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 3 बेटा माना कर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है जी, और जब ये डिवाइड हो जाएगा आप कैलकुलेटर चलाओगे तो कैलकुलेटर से इसका जवाब आना चाहिए 4 kg। जो मैं कैलकुलेटर अभी नहीं चला सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 स्क्रीन खोली हुई है, तो रिजल्ट आ जाएगा 4 kg। आप खुद से कैलकुलेटर चला के निकाल लीजिएगा। इट विल बी द मास ऑफ एक्स, इट विल बी द मास ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ लेकिन ये एक्स एक्सिस पे सॉल्व कर लिया, लेकिन मास तो बेटा एक्स पर हो या वाई पर हो मास तो नहीं बदलता है ना, मास तो कभी भी नहीं बदलता, मास तो एक ही रहता है। ठीक है जी, तो ये बेटा मैंने इसका मास कैलकुलेट कर लिया। तो ये तो था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, और जब फर्स्ट पार्ट कर चुके तो जरा सेकंड पार्ट पर आइए। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट कॉमन स्पीड v ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, टकराने के बाद दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी मालूम करनी है, टकराने के बाद दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी मालूम करनी है। तो आप बस इस बात को जहन में रखें, जब कभी एंगल वाला सवाल होगा ना तो वो क्वेश्चन एक मतलब एक्स एक्सिस पे जाकर आएगा और एक मतलब वाई एक्सिस पर जाकर आएगा। तो ये बताइए अगर मैं वाई एक्सिस को लेके बैठ जाऊं तो आप जरा मुझे बताइएगा वाई एक्सिस पर बिफोर कोलिजन इस वाले डायग्राम को देख के बताओ, ये जो एक्स वाला ऑब्जेक्ट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है या नहीं है, इस वाली डायग्राम में देख के बताओ। एक्स वाला ऑब्जेक्ट तुम्हें वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है कैसे बेटा, या अबे यार ये जो एक्स है, एक्स तो बेचारा बेटा सीधा सीधा एक्स एक्सिस पे भाग रहा है। हाँ, तो हॉरिजेंटल है ना, तो वाई एक्सिस पे तो ये है ही नहीं, और जब वाई एक्सिस पे नहीं है तो ऑब्जेक्ट एक्स का मोमेंटम जीरो होगा। एक्स पे लिख रहा हूँ आपके लिए, इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पर है, और अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसका मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस जीरो होगा, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस जीरो होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसका मोमेंटम
अलोंग वाई एक्सिस 0 होगा। उमर बेटा डन है, आगे चलूं? अच्छा जी, ये एक्स की बात हो गई। अब जरा वाई की बात पर आओ। वाई में जरा देख के बताना। ये रहा वाई, जरा इस वाली डायग्राम को दोबारा देखना वाई। ये बताइए इस वाई के दो कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट एक्स था, एक्स वाला तो सवाल ही खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने एक्स को हटा दिया। अब मुझे बताओ इसका वाई कंपोनेंट है? आप बोलेंगे यस सर, इसका वाई कंपोनेंट ये रहा। इसका वाई कंपोनेंट देखिए, ये रहा 9.6 साइन 60, ये इसका वाई कंपोनेंट है। और ऊपर है इसलिए पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो सर इसका मास बताओ, वाई का मास 2.5 केजी, वाई का मास 2.5 केजी, और इसकी स्पीड 9.6, वाई कंपोनेंट साइन 60। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव है। हाँ बेटा उमर, ये बात समझ में आती है, ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव है। ठीक है जनाब। अच्छा, ये अब इसका तो काम खत्म हो गया क्योंकि मुझे इसका वाई कंपोनेंट चाहिए था। ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बताइए आफ्टर कोलिजन, जरा इसी वाली डायग्राम को दोबारा देखिएगा। आफ्टर कोलिजन एक्स और वाई दोनों टकरा कर कहाँ जा रहे हैं बताएं? एक्स और वाई दोनों टकरा के कहाँ जा रहे हैं, जरा देखिए बताइए। तो आप कहेंगे सर वाई एक्सेस पे जा रहे हैं और दोनों चिपक के जा रहे हैं। और अगर दे स्टिक टुगेदर इट मींस दैट आफ्टर कोलिजन टोटल मास विल बी 2.5 केजी एक मास, 4 केजी दूसरा मास। आप देखें ना, ये 4 केजी ये वाला मास है जो हमने कैलकुलेट किया है, और 2.5 केजी ये वाला मास। तो इसमें से सर एक मास एक्स का है, एक मास वाई का है, ये हो गया मास। और इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करना है। दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करना है। अब कंबाइंड वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपसे मैं कैलकुलेटर चलाने में हेल्प लूंगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर कल भी उल्टे सीधे आंसर दे रहा था, आज भी मुझे डर लग रहा है। 2.5, 9.6 साइन 60। और बताइए उन दोनों मासेस को बेटा मैंने ऐड कर लिया, 2.5 प्लस 4 इट मेक्स 6.5। 6.5 से डिवाइड कर दो तो इट विल बी देयर कंबाइंड वेलोसिटी। तो आप मुझे बता सकते हैं इनकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी आ रही है? वैसे मैं एक बार अंधी मारूं, एक और तीसरी स्लाइड खोलूं तो क्या 3 खोल देगा ये? ओए होए, 3 भी खोल सकता है भाई, जबरदस्त। 3 खोल सकता है, तो इससे ही फायदा उठाते। मैंने लिखा जी 2.5। वैसे यार ये सैमसंग वालों ने बहुत जबरदस्त चीज बना के दी है हमें। साइन 60 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ये ऊपर वाला नंबर आ गया पूरा का पूरा। और इसको बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6.5 से। तो इसका रिजल्ट आ रहा है 3.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, 3.2 मीटर पर सेकेंड। तो 3.2 मीटर पर सेकेंड इट इज द फाइनल स्पीड ऑफ कंबाइंड मास। दोनों मास एक दूसरे के साथ चिपक गए और उनकी कंबाइंड वेलोसिटी हो चुकी है 3.2 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है जी, ये आपने कंप्लीट कर लिया। और इसको कंप्लीट करने के बाद जी 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 जी, सही आपने पहचान लिया। हाँ 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 हाँ, मुश्किल है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा यार, याद रखो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में एंगल बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है ना? डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एक्स की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जनाब, एंड बॉल वाई की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस चाहिए। ठीक। तो देखिए मैं डिफरेंस मेरे ख्याल में यहाँ पे ऊपर निकाल लूँ तो मुझे नंबर देख देख के लिखना आसान होंगे। तो जरा देखिएगा, बॉल एक्स की काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ। जरा देख के बताओ मुझे जल्दी से, बॉल एक्स का मास कितना था? तो आप कहेंगे सर हमने कैलकुलेट किया था 4 केजी था। ठीक है जी। तो 4 केजी मास था, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी सर? वेलोसिटी थी 3। ठीक है ना? ये था मोमेंटम, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एक्स की। अच्छा, अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी वाई की, माइनस हाफ। बताना इस वाई का मास कितना है? सर वाई का मास है 2.5 केजी। और बताना उसकी वेलोसिटी? सर इसकी वेलोसिटी है 9.6 स्क्वायर। ठीक है ना? तो सिंपल आप दोनों को सॉल्व करके डिफरेंस ले लीजिएगा, डिफरेंस जो आ जाए वो यहाँ लिख दीजिएगा। तो इसमें तो बहुत ही मासूम सा काम है, कैलकुलेशन आपके सामने। ठीक है जी। अच्छा, डायनेमिक्स में जो अभी मैंने मोमेंटम वाला क्वेश्चन कराया ना, एंगल वाला, ऐसे एंगल वाले क्वेश्चन इस शीट में 3 है, और हमें पढ़ा पढ़ा के याद हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14 है।
तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ले जाके तंग करना चाह रहा हूँ। देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पहले तो कह रहे हैं कि स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या आप मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट सुना सकते हैं? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट सुना सकते हैं, बताइए। बेहतरीन, बिल्कुल सही सुना है आपने। टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। और आपने आइसोलेटेड सिस्टम कह के दिल खुश कर दिया। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर रही होगी। तो ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम इफ इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है जी, बेहतरीन सुना है, इसलिए मैं ज्यादा उसको लंबी नहीं कर रहा। अब इस पर आ जाए यार, इसके अंदर भी जरा देख के बताइए, पहले पहचाने ये है क्या। सर इस क्वेश्चन में भी कोलिजन हो रहा है और कोलिजन के साथ साथ एंगल बन रहे हैं। और जब कोलिजन के साथ एंगल बन रहे हो तो समझ जाइए सर ये वही वाली कहानी हो गई है जिसको हम लोग कहते हैं जनाब के मोमेंटम इन टू डायमेंशन। ये बन गया जी मोमेंटम इन टू डायमेंशन। और अगर ये मोमेंटम इन टू डायमेंशन बन गया क्योंकि इसके अंदर एंगल इन्वॉल्व हो गए, तो आपको ये वाली बात भी मेरी याद होगी कि सर इस क्वेश्चन को करते वक्त हम लोग एक मरतबा काम एक्स एक्सिस के ऊपर करेंगे और एक मरतबा काम वाई एक्सिस पे करेंगे। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर बड़ा मेहरबान हो जाता है और खुद लिख के दे देता है। आप जरा देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी खुद कह रहा है कि मोमेंटम के कंपोनेंट्स को लेके चलना है। ठीक है जनाब, और कैलकुलेट थीटा। आपने ये वाला थीटा कैलकुलेट करना है जो डायग्राम में आ रहा है, ये वाला जो थीटा है, ये वाला थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब, तो ये थीटा हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके अंदर ये जो मैं ऊपर स्नैपशॉट ले लेता हूँ ना पिक्चर का, इसके ऊपर मैं लिख नहीं सकता, इसलिए मुझे इसको बस कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ देख सकते हैं इसको। अरे चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये बताइए इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखें गौर से तो एंगल बन रहा है, और अगर एंगल बन रहा है तो सर जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन को या तो एक्स एक्सिस पे ले जाके सॉल्व करेंगे या वाई एक्सिस पे ले जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है जनाब, तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर पहले मैंने एक्स से शुरू करा था फिर वाई पे किया था। इस दफा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वाई से शुरू करूं। ठीक है जनाब, मुझे नहीं पता कि किससे शुरू करना चाहिए, मैं वाई से शुरू कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन वाई से शुरू करने में मुझे जो फायदा मिलेगा, जो मैंने क्वेश्चन में देख के खुद से अंदाजा लगा लिया है, वो फायदा मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यार ये मुझे बताइए, वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो यार ये बताओ बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, यार उमर आप मुझे देख के बताओ क्या बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस के ऊपर कोई मूवमेंट है, आप बताओ। क्या बिफोर कोई कुछ भी नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बिफोर कोलिजन मुझे कुछ लिखना ही नहीं पड़ रहा। वाई एक्सिस पर बिफोर कोलिजन सब कुछ जीरो है। ठीक, अब आ जाइए एक्स एक्सिस के ऊपर, सॉरी आफ्टर कोलिजन। जब आप आफ्टर कोलिजन की बात करते हो तो आफ्टर कोलिजन में गौर से सुनिएगा। सर ये वेक्टर है और इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, इसका एक एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है। ठीक है जी, इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। इसी तरह से जो नीचे वाला वेक्टर है, इस नीचे वाले वेक्टर को भी जब मैं स्टडी करूंगा तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा, जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, और इसका एक वाई कंपोनेंट होगा जो नीचे की तरफ होगा। ठीक है जनाब, तो कहना बेटा मैं ये चाह रहा हूँ कि बॉल एक में भी वाई और एक्स कंपोनेंट होंगे और बॉल बी की वेलोसिटी और मोमेंटम में भी एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। तो ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। ठीक, अच्छा अब आप जरा मुझे देख के बताइए इसी डायग्राम में रहते हुए, आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूं, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो मैंने जानबूझ के एक्स वाली डायग्राम्स एरोस को हटा दिया। ये देख के बताना, बॉल ए का मोमेंटम ऊपर है तो इट विल बी पॉजिटिव, और बॉल बी का वाई कंपोनेंट मोमेंटम का डाउनवर्ड है तो इट इज नेगेटिव। तो क्या ये वाली बात समझ में आती है बेटा? बॉल ए ऊपर जा रही है इसलिए वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, बॉल बी नीचे जा रही है इसलिए इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव है। तो आफ्टर कोलिजन बॉल ए हैज मास 4 kg, velocity 6 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा, एंड इट्स वाई कंपोनेंट विल बी साइन थीटा। दूसरे ऑब्जेक्ट पर आइए, नीचे जा रहे हैं माइनस, नीचे जा रहा है माइनस, मास 12 kg, वेलोसिटी 3.5, एंगल 30 डिग्री, तो मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री। ठीक, पहले जरा इसको कॉपी कीजिए, लिखे बगैर उम्र दिमाग में नहीं बैठेगा, बता दूं मैं, लिखे बगैर नहीं बैठेगा दिमाग में। हाँ
बिल्कुल, बिल्कुल। Actually, we are calculating momentum. It is the product of mass and velocity. And if velocity is making angle, then obviously it has two components. We are studying y component, so we are using sine theta. For vertical upward component, it is positive, and for vertical downward component, it is negative. ठीक है जी। अच्छा, अब आप अगर देखें तो सर ये कंपोनेंट माइनस का है, इसको उधर फेंक रहा हूँ मैं, तो ये वहां जाके प्लस हो जाएगा 12 × 3.5 देन sin 30। अच्छा, sin 30 की वैल्यू यार मुझे याद होती है तो मुझे दिल चाहता है मैं लिख दूंगा, क्या sin 30 होता है 0.5। ठीक, इसको मैंने उधर भेज दिया, जबकि ये वाला 4 × 6 sin थीटा ऐसे ही है। ठीक है जनाब, मैंने 3.5 और sin 30 की वैल्यू को उधर भेज के प्लस करा दिया है, और साइन थीटा इधर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा बताइए बेटा, अगर मैं साइन थीटा को भी सब्जेक्ट बना लूं, तो जब आप साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाते हो तो साइन थीटा इट इज इक्वल टू 12 × 3.5 इंटू 0.5, और साइन थीटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई था ये बेटा हमारा के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। जितनी देर में आप इसको कॉपी कर रहे हो उतनी देर में मैं अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लूं तो मैं आपको थीटा का आंसर प्रॉपर वे में बता सकूंगा। तो देखते हैं जी, इसका आंसर साइन थीटा की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में क्या आता है। ठीक है जी। ये साइन इधर आके साइन इनवर्स बनेगा, तो मैंने लिखा शिफ्ट साइन, साइन इनवर्स हो गया। और साइन इनवर्स में मैं ये नंबर ऊपर लिख रहा हूँ, नंबर ऊपर वाले हैं 12 × 3.5 इंटू 0.5। और उसके बाद फिर मैं नीचे आना चाहता हूँ, नीचे आने के लिए मुझे नहीं पता कि क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरे ख्याल में इससे हाँ, इससे नीचे आ गया मैं। 4 × 6, 4 × 6 = 24, ये मैंने 24 लिख दिया। और अब मैंने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसका आंसर आ रहा है जी 6.1 डिग्री। तो 6.1 डिग्री मेरे ख्याल में काफी अजीब सा आंसर है। आप अपने कैलकुलेटर में बेटा मुझे करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। ये तो लिख के दे, ये तो 6.5 दे रहा है मुझे। अब मुझे नहीं पता इसने डिग्री में करा हुआ है, ये कैलकुलेटर की स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ भी नहीं आ रहा। आप बताएं आपके कैलकुलेटर में क्या आ रहा है। ये ऊपर आ गया जी 2.1, और नीचे आ गया 6 × 4 = 24। 61.04। ठीक। अच्छा, मेरा इतना गंदा आंसर क्यों आया, मुझे इस बात की वजह भी इससे पूछने की ख्वाहिश है। कि मैंने लिखा साइन, रुक जाइए, शिफ्ट साइन, ये शिफ्ट साइन हो गया। ऊपर नंबर आ रहा है 2.1, और उसके बाद नीचे नंबर आ रहा है 24, और इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज करा। तो यार ये इतना गंदा आंसर क्यों दे रहा है यार कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में मेरे से क्या गलती हो रही है। या तो ये डिग्री, अच्छा, वो तो आपकी बात सही है। देखिए ये है भी स्क्रीन डिग्री पर। चलो खैर, आपके कैलकुलेटर में रिजल्ट 61 आ गया है, ठीक है ना। अभी फिर मैं बाद में इस पर रिसर्च करूंगा कि यार ये मेरे साथ क्यों गड़बड़ कर रहा है कैलकुलेटर वाला, नहीं तो फिर मैं दूसरा कैलकुलेटर डाउनलोड कर लूंगा, उसको हटा दूंगा, क्योंकि कल से ये डिस्टर्ब कर रहा है हम दोनों को। अरे जनाब ये बताइए, कैलकुलेशन बड़ा समझ में आई कि मैं वाई एक्सिस पर, हाँ मैं वाई एक्सिस पर इसलिए गया क्योंकि बिफोर कोलिशन देयर इज नो मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस, there is no movement along y-axis, so it makes my question easier, because before collision the momentum is zero, and then I calculated total momentum after collision, then I calculated the value of sine theta. And now the question, the second part of the question is show that the initial speed v of the ball a is 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जनाब, अब v मालूम करना है, और v along x एक्सिस है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे x एक्सिस पर ही चले जाना चाहिए। और बेटा जब मैं एक्स एक्सिस पर जाता हूँ तो आप मुझे बताइए, जो ब्लॉक ए है या बॉल ए है, इट्स मास इज 4 kg, velocity is to be calculated, mass of body b, ball b is 12, but it is stationary। ठीक है ना, मुझे तो याद हुआ, मैं पढ़ा पढ़ा के, वैसे मैं देखना चाहूंगा कि कहीं लिखा हुआ हो कि बॉल बी स्टेशनरी है।
देखिए इसके अंदर किसी जगह पे आपको सेंटेंस लिखा हुआ नजर आ जाए, स्टेशनरी बॉल बी। ठीक है ना, बॉल बी जो स्टेशनरी, ठीक है जी। तो बॉल बी स्टेशनरी हो गई, इट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सेस, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बेटा अगर बॉल ए की बात करूं तो मुझे आप लिखवाइए बॉल ए, मास कितना है बॉल ए का बेटा, इसमें से देख के बताओ। बॉल ए का मास, उमर 4, इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी 4 तो हो गया, वेलोसिटी तो बताओ यार, वेलोसिटी 6, एंगल, जी जी, cos 60, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, cos 60 और 61, cos 61, ठीक है, प्लस ये ए की बात हो गई। एंड नाउ बी, सर बी का मास 12 केजी, बी की वेलोसिटी 3.5, और cos, एंगल इज 30 डिग्री, एंगल इज 30 डिग्री, सही है ना। और अब आप अगर इसको लेके बैठे तो मेरा कैलकुलेटर तो वैसे ही उल्टे सीधे जवाब दे रहा है, इसलिए मैं इस कैलकुलेटर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। इक्वेशन मैंने बना दी है, इक्वेशन बना के आप वी खुद से निकालोगे उमर, ये होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक। इस बात का क्या मतलब होता है सर, इस बात का मतलब होता है कि हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास, मास है 4 kg, और वेलोसिटी, यार बॉल ए की वेलोसिटी कैलकुलेट करना मुझे जरूरत पड़ेगी, तो जरा कैलकुलेटर चलाओ और मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी आ रही है। इन सबको पहले मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, और डिवाइडेड बाय 4, cos 61, कितना गंदा जवाब दे रहा है cos 61 का। अच्छा, cos 60.5 दे रहा है, सही दे रहा है। 48, ये आप बता रहे हो इसकी टोटल, यानी कि वी का फाइनल आंसर आप बता रहे हो 48, ठीक। और डिवाइडेड बाय 4, हाँ करो करो, डिवाइड बाय 4 करो, ठीक है जी, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसी वेलोसिटी को बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी मिला रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। अच्छा बॉल, ये तो बॉल ए की काइनेटिक एनर्जी है, बॉल बी स्टेशनरी है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, रहने दीजिएगा। जरा लेफ्ट साइड को बेटा पूरा सॉल्व कर लो, 2 2 4, और 12 का स्क्वायर 144, और मैं 144 को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 144 मल्टीप्लाई 2, तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए, ये आ रहा है जी 288, 288 आ रहा है। अच्छा, ऊपर से मैं क्या हटा दूं, अच्छा ये साइंस मोड को अगर मैं हटा दूं और इसको नॉर्मल मोड में लेकर आ जाऊं, तो अभी नॉर्मल में नॉर्मल चलेगा। अच्छा कर लेता हूँ मैं, रुक जाए। अच्छा 144 मल्टीप्लाई 2, हाँ अभी आप सही बोल रहे हो, अभी ये 288 शो कर रहा है, सही शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा cos 60 पे ट्राई कर लूं, मैंने लिखा cos 60 हाफ दे रहा है, अब सही दे रहा है, मेरे ख्याल में अब सही दे रहा है। और नॉर्मल के साथ साथ अगर मैं इसको फ्रैक्शन से हटा के डेसिमल में कर दूंगा तो पॉइंट में भी देने लगेगा। ठीक है, आपने अच्छी बात बता दी, अब इसको देखें, इसको वर्क करके देखता हूँ मैं। अच्छा बताइए, टोटल काइनेटिक एनर्जी कोई बिफोर कोलिजन, ऑब्जेक्ट बी इज ऑलरेडी जीरो, एंड नाउ आफ्टर कोलिजन आ जाइए। तो अगर मैं बॉल ए की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इट विल बी हाफ मास इज 4 kg, वेलोसिटी इज 6। बॉल बी की बात करूं, हाफ मास इज 12 kg, वेलोसिटी इज 3.5 स्क्वायर। और अब मैं इसको यहाँ से हिम्मत करके सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने लिखा 6 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट आ रहा है 72। अब मुझे बेहतर लग रहा है, 3.5 स्क्वायर इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ रहा है जी 73.5। और अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो बताइए क्या बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम आ रही है, आप बताइए।
नहीं आ रही, ठीक है जी, नहीं आ रही। और इसका मतलब ये हुआ अगर ये नहीं आ रही सेम, तो कह रहे स्टेट कीजिए कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक, तो मैं लिखूंगा इट इज इनइलास्टिक। एज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इनइलास्टिक, अच्छा अच्छा, मैंने इलास्टिक लिख के छोड़ दिया, इट इज इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है जी। अच्छा, अभी ये वाली शीट आपको मैं भेजूंगा, तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ 1, 7 और 14 इसमें एंगल बन रहे हैं, एंगल वाला मोमेंटम है। तो मैंने तुम्हें एंगल वाले मोमेंटम का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है अभी अभी, और 7 भी करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके ऊपर उधार बनता है कि आप होमवर्क के तौर पे इसको कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं वापस ऊपर स्क्रॉल करके क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आ रहा हूँ। 1 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मैं आपको लास्ट के लास्ट में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये एंगल वाला कोलिजन नहीं होगा, ये सीधा साधा मासूम सा कोलिजन होगा। ठीक है जी, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कोलिजन क्या है जरा देखिए, एक स्टील की बॉल है, या समझ लें बुलेट है, और ये बुलेट राइट हैंड पे जा रही है, और जो ब्लॉक है वो लेफ्ट हैंड पे जा रहा है। ठीक। और मैं आपको फिर वाली बात याद दिला रहा हूं कि अगर आप मोमेंटम स्टडी कर रहे हैं, अगर आप मोमेंटम स्टडी कर रहे हैं, तो मोमेंटम में उमर, जो वेलोसिटी राइट हैंड की होती है उसको प्लस लेना, और जो वेलोसिटी लेफ्ट हैंड की होती है उसको माइनस लेना फॉर्मूले में, मोमेंटम कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। कह रहे हैं ब्लॉक का मास इतना है वगैरह वगैरह। कह रहे हैं द स्टील बॉल मूविंग हॉरिजेंटली, स्पीड इतनी, कोलाइड्स विद ब्लॉक एंड एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक। जो बुलेट है, जो बॉल है, इट इज एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, और नाउ दे आर मूविंग विद सेम स्पीड, दैट इज v, एंड कैलकुलेट दिस वेलोसिटी v। वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक। तो अब जरा इसी डायग्राम पे रहते हुए मैं आपके साथ वर्किंग करना चाह रहा हूँ, जरा ख्याल से सुनिएगा। ये बताइए, इफ द टू बॉडीज आर मूविंग, then total momentum before collision, if I ask you total momentum before collision, तो बताइए इसका मास कितना है सर? इसका मास है 4 ग्राम। आपको पता है ग्राम फिजिक्स में नहीं चलता, डिवाइडेड बाय 1000, देन इट बिकम्स किलोग्राम। और ज्यादा अच्छा होगा मैं तो किलोग्राम के लिए एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं, तो इट इज 4 एक्सपोनेंट -3। 4 एक्सपोनेंट -3, इट इज mass in kg, and its velocity is 45, and as it is moving towards right hand side, so I am taking its momentum as positive. Whereas on the other side, the block B, second block having mass 85। ठीक है। अच्छा, ये बताइए दोनों के मासेस ग्राम में, अगर दोनों के मासेस ग्राम में है ना, तो यार इसको ग्राम में ही जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम खामखा में कैलकुलेशन लंबी कर रहे हैं। तो इसका मास भी 4 है, इसकी वेलोसिटी 45 है, इसको प्लस ले रहा हूँ, इसको माइनस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ठीक। After collision, so they stick together because the bullet is embedded into the block, so their masses are combined, and the masses as combined it will be 4 plus 85 kg, and now we have to calculate their final velocity। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी? तो देखिए, मैं कैलकुलेटर दोबारा चलाने की हिम्मत कर रहा हूँ, आपने जो मुझे हिम्मत दे दी है। 4 × 45, उसके बाद माइनस ब्रैकेट, देन 85 × 2 ब्रैकेट किलोज, जो रिजल्ट आया, डिवाइडेड बाय, और ये 89 बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आ रहा है जी 0.11 मीटर पर सेकेंड। इट विल बी देयर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जनाब। तो ये दोनों की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 0.11। 4 × 45 माइनस 85 × 2 डिवाइडेड बाय 0.11। हाँ। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये बताइए अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव आई है पॉजिटिव, तो इस बात का क्या मतलब है? और अगर वेलोसिटी नेगेटिव आती तो इस बात का क्या मतलब होता? उमर बेटा बताइए। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, इट मींस बोथ बुलेट एंड ब्लॉक विल मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, दोनों राइट हैंड पे भागेंगे। और अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाता, ठीक है जनाब, तो बुलेट इसमें एम्बेड होने के बावजूद बुलेट एंड ब्लॉक बोथ मूव्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो मोमेंटम में आदत डालिए, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड पॉजिटिव वेलोसिटी, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है बेटा।
ये बात समझ में आई? नेगेटिव। लेकिन मोमेंटम में, बार बार बोल रहा हूँ मोमेंटम में, ये बात कब की है? मोमेंटम की बात है। ठीक है, एक बात, एक और बात मुझे बताइए कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं एंड इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, तो प्लस माइनस की जो डायरेक्शन मैंने मोमेंटम वाली बताई है उन्हें भूल जाइएगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस माइनस वाली बात जो मैंने सिखाई है उसे भूल जाइएगा। रिलेटिव मोशन में इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन then their velocities are added, and if they are moving in same direction then their velocities are subtracted। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आपकी कार 40 की स्पीड से जा रही है और आपके फ्रेंड की कार आपके बराबर में 40 की स्पीड से जा रही है, तो बताइए व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर फ्रेंड? No, you are moving in the same direction. Your car as well as your, yeah, both are moving in the same direction. Then their velocities are subtracted. It means your friend's velocity will be zero, and he is at rest relative to you. आपके रेस्पेक्टिवली वो उसको देखेंगे तो वो स्टेशनरी होगा, क्योंकि बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी। एंड इफ यू आर मूविंग forward and your friend is moving backward, it means they are moving in opposite direction, so their velocities will be subtracted। Is it clear? ठीक है जी। अच्छा, एक और आखिरी एग्जाम्पल, यू आर ड्राइविंग योर कार एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड योर मदर इज सिटिंग विद यू, व्हाट इज हर रिलेटिव वेलोसिटी? जी बेटा उमर। Zero, because she is in your car. She is in your car. Both are moving in the same direction. They are moving in the same velocity, same direction. So you and your mother are at rest relative to each other. यार सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी मदर और आप दो सेम गाड़ी में बैठे हुए हो, तो आप लोग रिलेटिवली रेस्ट में हो। सुने सुने, दोबारा सुनिए, कार जा रही है 80 की स्पीड से, कार जा रही है 80 की स्पीड से, आपकी स्पीड भी 80 होगी, आपकी मदर गाड़ी में बैठी है उनकी स्पीड भी 80 होगी, बट बोथ आर मूविंग इन द सेम कार, सो देयर रिलेटिव वेलोसिटी टू ईच अदर इज जीरो बिकॉज बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब ये वाली बात जहन में रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर आई एम गोइंग टू यूज द सेम एग्जाम्पल। The question is calculate the relative velocity of approach. Okay, they are asking relative velocity of approach. Relative velocity of approach. तो ये मुझे बताइए the block and bullet, they are moving in opposite direction, and do not use these signs now. Do not use these signs now. These signs are used in the equation of momentum. And now we are going to study relative motion. Now you can see both are moving in opposite direction. Both are moving in opposite direction. So their relative velocity will be 45 plus 2. That is 47. It is the relative speed of approach. Okay. And now this bullet is embedded into the block. And now bullet and block are moving together. And if they are moving together, then what will be their relative velocity? जी बेटा उमर। यस, इट विल बी जीरो। ठीक है भैया, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सर दोनों की वेलोसिटी आपस में ऐड हो रही है, इट इज 47। ठीक है, लेकिन जब बुलेट एम्बेड हो गई है किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर, तो देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन देम, दे आर मूविंग टुगेदर, इट मींस देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो। And as you see, relative speed of approach is not equal to relative speed of separation. It means that their collision is inelastic. ठीक है जी। उसके बाद अगेन ये जो लास्ट पार्ट है ये काफी अजीब सा बच्चों को लगता है, जरा लास्ट पार्ट सुनिएगा, बहुत आसान है इसलिए अजीब सा लगता है। कह रहे हैं यूज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल and the rate of change of momentum of block during the collision। ठीक, तो याद रखिएगा, you know that action and reaction forces are equal, action and reaction forces are equal, okay, and opposite direction is shown by the sign of negative, and you know that force equals to the rate of change of momentum, so their rate of change of momentum will be equal and opposite in direction।
तो उसने खुद का यूज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सो आई यूज दिस लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आफ्टर यूजिंग दिस लॉ, द आंसर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन. और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एंड ऑफ बॉल विल बी सेम. ठीक है, जिसे भी ये लिखना है. अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास एंड इट वाज गिवन एज अ होमवर्क. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज टोटली, अच्छा वी हैव डन ऑलरेडी, ओके. And now question number 6, it is also collision question, and there is no angle. It means it is momentum in one dimension. It is momentum in one dimension. So we can solve this question. And the first part of the question, what is meant by the mass of the body? And how do you define mass of the body in A-level physics? If you are a student of O-level, then you can define it as a quantity of matter in a body. But if you are a student of A-levels, then how should you define as what is the meaning of mass of body? It is the measurement of inertia. In A-level physics, it is the standard answer. It is the measurement of inertia. Mass is the measurement of inertia. But you can write also, it is the quantity of matter present in a body. ठीक है, हाँ तो चलेगा, लेकिन बेहतर डेफिनेशन है if you say measurement of inertia. ठीक है जी. उसके बाद फिर again the question is same question. The two bodies are moving in opposite direction. लेकिन मैं क्योंकि आपको थोड़ी कर तो लोगे, मैं सिर्फ तुमसे साइंस लिखवाना चाहूंगा, सिर्फ साइंस. ठीक है ना, सॉल्व आपसे नहीं करवाऊंगा. जरा ये बताओ, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड आई एम यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आई एम यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. देन गिव मी द इक्वेशन बिफोर कोलिजन. व्हाट विल बी द मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन? जी बेटा, मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए बोलिए. बट इट्स नॉट, मास इज m, इट्स mass is 3m. हाँ तो बोलिए बोलिए, 3m into 0.4, then माइनस, बस मैं आपसे ये कहलवाना चाह रहा हूँ, मैस इंटू 0.25. बेहतरीन हो गया. मोमेंटम में आफ्टर कोलिजन में आइए, बताइए. इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो इट्स मोमेंटम इज पॉजिटिव. एज वेल एज इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो अब मुझे लगता है आपने ये वाली बात मेरी समझ ली है कि इफ यू आर सॉल्विंग मोमेंटम, then towards right hand side velocity is positive and towards left hand side velocity is negative. ठीक है ना. लेकिन if you are solving relative speed of approach or relative speed of separation, then you cannot use these signs. You should see if they are moving towards each other, if they are moving in same direction or they are moving in opposite direction, etc. अब आप यार ये वाले आगे वाले क्वेश्चन खुद से कर सकते हो. पैराग्लाइडर वाला क्वेश्चन भी मैंने कल से किया हुआ है. और यार मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप